आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे AS10 बाकी सारी बायोलॉजिकल असेट्स पे लगेगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाले, ये जो एनिमल है हम लोग ये अक्सर या तो रखवाली के लिए या घूमने के लिए ऐसी एक एंजॉयमेंट, एक लग्जरी काम के लिए रखते हैं, ना कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आगे अगले पेज पर। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स, और अब क्या है बेटा, प्लांट्स। फटाफट से लिखो प्लांट्स। कि हम जो बात कर रहे हैं कि भाई ये इस पे नहीं लगेगा, उस पे नहीं लगेगा, उसमें से एक चीज है हमारी क्या, प्लांट्स। अब प्लांट में भी दो हैं, एक है अभी जो हमने बात की रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और दूसरी है क्लास में कोई अर्जेंट, हाँ चलो बाद में बात करता हूँ, ओके ठीक है, 1 घंटे बाद। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी और दूसरा है बेटे अदर्स। AS10 नहीं लगेगा। जो अदर्स हैं उसमें क्या सब पे AS10 लगेगा, ध्यान से। इसमें से एक है बेटे बियरर प्लांट। क्या है बेटा, बियरर प्लांट। और बियरर प्लांट के अलावा दूसरे हो गए हमारे अदर प्लांट। पहले बताओ AS10 किस पे लगेगा, हमने अभी पढ़ा था प्लांट्स पे लगेगा, अदर देन बियरर मतलब प्लांट पर नहीं लगेगा, बशर्ते वो बियरर प्लांट ना हो, यानी कि बियरर प्लांट पर AS10 लगेगा। पक्का? अब जरा देखो जरा ध्यान से, ये जो बियरर प्लांट है इस पर AS10 लगेगा। बेटे एक एक पॉइंट में क्लियरिटी करनी है, ये बात यहीं खत्म नहीं होनी है। CA फाइनल का इंड AS 16 एज इट इज है, बस नाम चेंज है। AS10 मतलब CA फाइनल का इंड AS 16। तो जो बियरर प्लांट है उस पर लगेगा, और जो बियरर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट है उस पर AS10 नहीं लगेगा। लिखो यहाँ पे AS10 नोट अप्लाइज। बाकी पे AS10 नहीं लगेगा। अब सवाल आता है क्या कि भाई किसको बोलते हैं बियरर प्लांट। अब तो ये क्लियर हो जाए तो बस हमें पता चल जाएगा कि AS10 किस पर लगेगा। ठीक है जी, फिर बाद में फिर वही बात उठेगी, सर एक बात बताओ, मतलब क्या अब हमें पता चल जाएगा कि पेड़ पे जो डेप्रिसिएशन है कितना लगना चाहिए वगैरह वगैरह है। आप तो कह रहे थे कि भाई पेड़ पे डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा सर ये बियरर प्लांट क्या होता है? आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ कि आप तो डेप्रिसिएशन लगवा रहे हो, इसका मतलब प्लांट पे। बेटा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का, जो मैंने आपसे कहा था कि ऐसी चीजों को फॉरेन में जहां पर IFRS हुआ करते थे, है ना, हुआ करते हैं, वहां पर एक वैल्यू, जो वैल्यू है फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि भाई कितने में बिक सकती है गाय, कितने में बिक सकती है भैंस, समझ लो आज ही उतने की बची, है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरह की चीजें जो है ना, जैसे जो भी हमारी नेचुरल असेट्स हैं इस तरह की, उन सबको किस पे वैल्यूएट करते हैं, वो लोग फेयर वैल्यू पे करते हैं। CA फाइनल में हम लोग इंडियस में देखेंगे, और वो सारे के सारे इंडियस IFRS ही है, बस इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, इन सब की अकाउंटिंग फॉरेन में होती है।
हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? हमारे यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शुरू से लेके आज तक, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ जितनी भी असेट्स है वो रिकॉर्ड ही किस पे होगी? कॉस्ट पे होगी। अगर हमारी जेब से कॉस्ट लगी तो रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पक्का? वहां पर भी ऐसा ही है। अब मान लिया हमारे यहाँ पर कोई एसेट्स ऐसी लेके आए जो एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, इस तरह की कोई चीज है, मतलब एक नेचुरल एसेट्स है, तो उसमें हमने खरीदने टाइम पर तो हमने लिख दिया भाई इतने का आया घोड़ा, इतने की आई गाय, इतने की आई भैंस, इतने का आया डोगी, जो भी है, मतलब कॉस्ट तो हमें पता है, पर बचा कितने का ये नहीं पता चलता था हम, क्योंकि हम तो एक ही चीज जानते हैं, SLM, WDV, है ना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, है ना, डिप्लेशन जिसको बोलते हैं, मशीना और रेट, किलोमीटर रेट, है ना। तो हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन पे नहीं लग पाता था। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ लिंक के साथ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से एकदम क्लियरिटी के साथ में एक एक बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो पॉइंट पूरा क्लियर करना, डाउट एरियाज अभी भी बहुत बच जाते हैं। अगली बात, सर तो कैसे करते हैं? तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है जी, लेकिन फॉरेन में ऐसा होता है। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक रिवैल्यूएशन मॉडल पकड़ रखा है। वो कहते हैं कि भाई जब खरीद के लाए थे समझ में आ गया, मान लिया 1 लाख रुपए की भैंस आई, अब ईयर एंड पर देख लो ये कितने की बिक सकती है, या इसी तरह की भैंस कितने की खरीदी बेची जाती है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू तो हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। क्या? जहां पर नॉलेजेबल बायर, नॉलेजेबल सेलर आपस में वो जानते हैं कौन कितने का खरीद, कितने की चीज आती है और कितने की दे रहा है ना। तो वो कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू वाला बेटे फॉरेन में चलता है। वहां पर वो देखते हैं कि कितने का ईयर एंड पर वो भैंस बची, कितने का वो मवेशी बचा, और उसको उतने पर वैल्यू कर देते हैं, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह वगैरह, आपको बताइए। वो कॉन्सेप्ट अभी हमारे यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है। लेकिन फाइनल में जब इंडिया आए तो उनमें वो चीजें हैं, वो सारा का सारा फेयर वैल्यू बेस्ड है। इस एएस में भी ऐसी ही कुछ बात है। इस एएस में उसी पॉइंट को बोला गया रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या बोला गया? रीवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मतलब ईयर एंड पर जाएंगे, दोबारा से वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने रुपए की बची। कैसे देख लेंगे जी? किसी थर्ड पार्टी से वो ले लेंगे, थर्ड पर्सन से कंफर्मेशन ले लेंगे कितने रुपए की मार्केट वैल्यू है इसकी, समझ लो उतने रुपए की बची। तो एक हमारे यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, जो पुराना मेथड WDVSL है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर, जहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल है, उसमें देखा जाएगा कितने के बचे। ठीक है, कम टू द पॉइंट, वापस आते हैं जी। अभी तो हम सिंपल स्टार्टिंग स्टेज पर है कि भाई AS10 किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा में नहीं लगेगा, किस पे लगे नहीं लगेगा? एक तो लिविंग एनिमल्स, है ना, किस पर नहीं लगेगा जी? बायोलॉजिकल एसेट्स पर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी बायोलॉजिकल एसेट्स पर नहीं लगेगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है बायोलॉजिकल एसेट्स, तो उस पर AS10 लगेगा। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट्स वो वाली पे तो लगेगा ही लगेगा जो बियरर प्लांट है, ठीक है। और लगेगा नहीं, किस पर नहीं लगेगा? वेस्टिंग एसेट्स। तो बेटे मैंने आपसे क्या कहा, बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट पे लगेगा। हाँ, मतलब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा जी, बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट पे नहीं लगेगा, यानी बियरर प्लांट पर लगेगा। अब सवाल ये है कि बियरर प्लांट है क्या? तो मैंने कहा जी प्लांट में पहले देखो, जो बियरर प्लांट है उस पर लगेगा। पहले तो हमने चार्ट बना दिया। अब बात करते हैं जी बियरर प्लांट कहते किसे हैं। बियरर प्लांट कहते किसे हैं बेटे? ध्यान से, एक प्लांट ऐसा होता है जो फल, फ्रूट्स बियर किए हुए होता है। जैसे कोई मान लिया पेड़ है बेटे, कोई भी पेड़ है ये, और उस पेड़ पर हर साल क्या लगते हैं बेटा? फल लगते हैं। चाहे अमरूद है, चाहे आम है। आप बताओ, अमरूद और आम वाले जो जो फल है, जो ऐसे वो है पेड़, आप मुझे बताओ बेटे, वो क्या 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं? मुझे इतनी बात बताना जल्दी से, क्या वो 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं? बताओ बेटे। नहीं ना। तो ध्यान रखना, ऐसी बायोलॉजिकल एसेट्स बियरर प्लांट, ऐसा प्लांट बियरर प्लांट होता है जो 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। यानी कि पहली बात, ये जो प्लांट है, बियरर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, मैं अदर प्लांट की बात नहीं कर रहा। अदर प्लांट अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो उस पर नहीं लगेगा।
लेकिन अगर बियरर प्लांट ऐसा है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तब भी लगेगा। ठीक है, अब बियरर प्लांट होता क्या है? ऐसा प्लांट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम आ रहा है, यानी वो प्रोडक्शन दे रहा है। बेटे ये मशीन की तरह हो गया, समझ लो, जस्ट लाइक मशीन। आपने देखा नहीं क्या? जस्ट लाइक मशीन। जैसे मशीन का क्या काम क्या होता है बेटे? मशीन प्रोडक्शन करते खत्म हो जाती है क्या? बात पूरी होने तो फिर मैं जी भर के डाउट करूंगा। मशीन प्रोडक्शन होते खत्म हो जाती है क्या? बोलो नहीं ना। मशीन क्या करती है? एक बार प्रोडक्शन किया, फिर दूसरी बार प्रोडक्शन किया, फिर तीसरी बार प्रोडक्शन किया, करते चले करते चले करते चले, खाद डालते रहो, फिर फल निकलते रहे, तोड़ते चलो तोड़ते चलो तोड़ते चलो, उस पर फल बियर होते हैं, उनको उठाया, तोड़ा, बेच दिया। क्या हम कभी पेड़ को बेचते हैं? ना ना। आम का पेड़ एग्जांपल ले लो, मान लिया किसी ने आम का बाग लगा रखा है। पहले कभी हुआ करता था सर जो बाग होते हैं फ्रूट्स के, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही पूछा आपने बेटा, वही मैं एग्जांपल दे रहा था। पहले क्या हुआ करता था, लोगों के यहाँ पे बड़े बड़े बाग हुआ करते थे आम के। हमारे भी बाबा जी इसका अंगूर का बाग हुआ करता था, बहुत बड़ा। ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे बाबा जी के जो और बाकी हमारे कुर्मे के थे, उनके यहाँ पर बड़े मतलब आम के बड़े अच्छे बाग हुआ करते थे। और वहां पे क्या हुआ करता था? कुछ नहीं, वो सब या तो बटाई पे दे दिया करते थे, ऐसी चीजें होती थी। और क्या करते थे, आम के बाग में से बेटे क्या करेंगे बताओ, आम तोड़ेंगे पेड़ों पे से और बेच के आएंगे बाजार में। सोच के देखो जरा, क्या वो आम का पेड़ खत्म हो गया? ना जी ना। 12 महीने से ज्यादा चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। ये क्राइटेरिया दे रखा है, अगर कोई पेड़ ऐसा है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज हो रहा है और वो 12 महीने से ज्यादा, क्या कहा मैंने बेटा? 12 महीने से ज्यादा तक, 12 महीने से ज्यादा तक प्रोडक्शन दे रहा है, तो ऐसी बियर ऐसा प्लांट कहलाता है बियरर प्लांट, जो बियर करता है। बेटे मुझे बताना फटाफट से, अमरूद का पेड़ भी ऐसे ही काम करता है कि नहीं करता है? यस सर। है ना। अमरूद के पेड़ पे भी क्या होगा सर भाई? एक चीज पूछूं। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे ये आम का पेड़ है, तो सर ये आम का पेड़ जब तक चलता रहता है, जब तक फ्रूट्स देता ही रहता है, या एक टाइम आता है कि ये रुक जाता है फ्रूट्स मैं के देने मैं मतलब। बताता हूँ, देखो एक्चुअली क्या है ना, हमारे फील्ड से थोड़ा हट के हैं ये बातें, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। 20 साल की लाइफ बताते हैं आम के पेड़ की, जो मेरी जानकारी है। जरूरी नहीं है, कोई कसम नहीं खा रखी 20 साल की, है ना। तो बेटे ऐसे केस में क्या होता है, वो 20 साल तक वो क्या करता है, फल देता रहता है। तो ऐसे असेट्स जो फल दे रही है 12 महीने से ज्यादा, एग्रीकल्चर के द्वारा 12 महीने के से ज्यादा, बताओ ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इससे जो फल आ रहे हैं वो 12 महीने से ज्यादा तक देगी कि नहीं देगी असेट्स? बिल्कुल देगी जी। तो ऐसा प्लांट हमारा बियरर प्लांट कहलाएगा। और सोचो जरा, अंगूर के, सर फिर जैसे ही उसने आम देने बंद करे तो वो तो अब आता हूं खत्म मैं, कर दिया। बहुत अच्छी बात कही। सुनो सब बच्चे, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा बेटा। इनकम एग्रीकल्चर है कि नहीं, मैं बात करूंगा शानू। एग्रीकल्चर इनकम की बात अलग है, सर हम ऐसा बात कर तो रहे हैं सर ऐसा असेट्स नहीं की। होता कि 20 साल होती है सर लाइफ काम की। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, अप्रोक्स। ठीक है ना। ओके। हाँ अप्रोक्स। भाई आप लोगों को अगर उनका टच है, हमारा टच तो देखो काफी टाइम हो गया, छूट गया, बड़ा दुख है नहीं हमें। सर, हमारे यहाँ पे ऐसे पेड़ भी हैं जो हमारे बाबा के टाइम पे भी थे और आज भी हैं, आप आते हैं उनसे। आम पे बहुत अच्छी बात है भाई। देखो फिर मैंने कहा ना, जानकारी हमें पूरी नहीं है। जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 12 महीने से सर ज्यादा है, 12 महीने से ज्यादा है जब वो फल देगी। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, अंगूर का सर ऑर्चर्ड हो गई। हाँ जी, हाँ जी बोलो। कई पेड़ तो ऐसे भी है ना जो सीजनल बेसिस पे, कई मैं पेड़ आता हूँ। ऐसे भी हैं जो सीजनल बेसिस पे फल देते हैं। तो हाँ हम फल को काउंट करेंगे या पेड़ की लाइफ को काउंट करेंगे? अब मैं आता हूँ, वही है हमारी अगली लाइन। ठीक है, आइए जरा। बेटे मैंने आपसे क्या कहा, 12 महीने से ज्यादा तक जो फल देते हैं। और पहले उस लाइन को ले लेते हैं जो इन्होंने कही समय ने, कि सर एक टाइम तो होगा ना कि वो फल देना बंद कर देगा। हाँ फिर क्या? मैंने कहा फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी लकड़ी काट के बेच देंगे। है ना। इंसान है भाई, सबसे बड़े खून चूसू हैं हम प्रकृति के, हमारे से ज्यादा नाश किसी ने नहीं कर रखा। उस चीज को संभालने के बजाय हम क्या करते हैं, हर चीज में मतलब ढूंढने लगते हैं। तो भाई बाद में क्या हो बेचारा, जब पेड़ फल देना बंद कर देगा, क्या कर देंगे बताओ, काट करके फिर उसको बेच देंगे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से।
क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि हम लोग उसको बेचने के लिए लकड़ी के लिए पेड़ लगा रहे हैं? आंसर इज नो। वो तो ये है कि भाई जब बाद में जैसे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है वो प्रोडक्शन देना बंद कर देती है, फिर हम उसको हेड कर लेते हैं फॉर सेल, बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? तो यही काम यहाँ पर है पेड़ों के लिए भी। ऐसा प्लांट जो 12 महीने से ज्यादा तक प्रोडक्शन दे रहा है, हमें फल दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा प्लांट हमारे लिए कहलाता है बियरर प्लांट। ऐसे प्लांट को हम क्या करते हैं, इनको बहुत ही रिमोट चांसेस होते हैं, बहुत ही लाइट चांस होते हैं कि भाई इनकी लकड़ी को हम बेच करके स्क्रैप में बेचें। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, नॉट मेन पर्पस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पहले बताओ, पक्का? हाँ सर, मैंगो का के ट्री को तो जल्दी को जो लकड़ी होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। हाँ बेटे बिल्कुल एक्सपेंसिव होती है, हवन वगैरह में यूज होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बियर प्लांट हमें क्लियर हो गया जी। और एग्जांपल दूं? चलो यहाँ तक काफी हो गई। सेब का बाग ले लो, हर साल सेब टूटते रहते हैं। अब लास्ट बात करते हैं जी, क्या सर उनका बताओ जो 12 महीने से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देते, ऐसे प्लांट पर AS10 नहीं लगेगा, वो बियर प्लांट नहीं होते। मैं लिखाऊंगा सारी चीजें, पहले यहाँ लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में वहां पे यहाँ से सोल्व करोगे। हाँ पहले यहाँ लिख लो ऐसे प्लांट जो 12 महीने में ही फिनिश हो जाते हैं, ऐसे प्लांट जो अपने आप में खुद एक फल का काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन में नहीं काम आते, वो प्लांट कहलाते हैं अदर देन बियरर प्लांट। ठीक है, बियरर प्लांट पे लगेगा AS10? यस। उन पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे बेटे एक पेड़ होता है यूके, क्या बोलते हैं, नहीं उसको छोड़ो, ये है जैसे कि आपका धनिया है ना, धनिया पिछले साल लॉकडाउन में हमने घर पे उगाया था, और क्या हुआ, बस मैडम ने धनिया उगाया और फिर क्या हुआ, बस एक आध महीने में वो खत्म हो गया। मैंने कहा है अब और नहीं आएगा इन पेड़ों पे? वो कहने हंसने लगे कि क्या ये बार बार उगाने पड़ते हैं, ये तो तुरंत 2 महीने 3 महीने में खत्म, फिर से उगाओ। जैसे पालक आपने बोया, बैंगन टमाटर, बैंगन, बैंगन के पेड़, बहुत टमाटर। बढ़िया। देखो मुझे बैंगन की पूरी जानकारी नहीं है, आप बोल रहे हो तो मैं मान रहा हूँ कि 12 महीने के अंदर अंदर बस खत्म, अब फिर से उगाओ जीरो से, है ना? तो बेटे ऐसे फल, ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट जो 12 महीने से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देते और जिनका पर्पज ही खुद कट जाना होता है, यानी कि उन प्लांट को ही एज ए प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, तो ऐसे प्लांट हमारे बियर प्लांट नहीं होते, जो कुछ भी बियर नहीं करते। जैसे फल वाले पेड़ तो बियर करते हैं फल, और वो 12 महीने से ज्यादा बियर करते हैं, तो वो बियरर प्लांट कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई फल ऐसा है, ऐसा पेड़ है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया बैंगन के पेड़ का, मैं मान रहा हूँ कि 12 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, तो ऐसा पेड़ बैंगन सब्जी बियर करता है? हाँ जी बियर करता है। तो क्या वो बियरर प्लांट है ना? वो 12 महीने से ज्यादा बियर नहीं करता है, ऐसा प्लांट अपने आप में खत्म हो जाता है। लकड़ी के पेड़, जो पेड़ उगाए इसीलिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे पेड़ जो है हमारे लिए उसमें AS10 नहीं लगेगा। सर अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल बताओ, यूकेलिप्टिक का पेड़ है, यूकेलिप्टिक का पेड़ है, वो तो लकड़ी 12 महीने से ज्यादा में होती है, वो तो यूकेलिप्टिक के पेड़ तो 15-15 साल में, 10-10 साल में जाके बहुत बड़े होते हैं, 5-5 6-6 साल के लिए लगाए जाते हैं। बेटा वो बियर नहीं करते कोई भी फल, वो प्रोडक्शन नहीं करते, वो अपने आप में खुद प्रोडक्ट, वो कोई और चीज प्रोडक्ट नहीं कर रहे। जैसे आम का पेड़ तो आम प्रोड्यूस कर रहा है, अमरूद का पेड़ अमरूद प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लकड़ी का पेड़ तो खुद अपने आप में प्रोडक्ट है। तो ऐसा प्लांट हमारा बियर प्लांट नहीं होगा भाई, चाहे वो 12 महीने से ज्यादा की लाइफ क्यों ना रखता हो। मतलब जो पेड़ हमारे लकड़ी के पेड़ होते हैं, लकड़ी के लिए ऐसे पेड़ भी हमारे बियर प्लांट नहीं होते। अब पूछो जी वरुण, अब जी भर के डाउट पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने 2-3 बार रोका था, मैंने कहा थोड़ा सा ताकि बताया अदर जॉब है जी। बोलो बोलो। दुनिया में कोई भी पेड़ जिसकी शेल्फ लाइफ 2 या 3 मंथ या
12 महीने, लेस देन 12 मंथ से वो सारे अदर प्लांट्स में आएंगे। 12 महीने तक। हाँ जी। और जो लकड़ी के लिए जो अनप्रोडक्टिव, हाँ जो वो भी, जो फल वगैरह नहीं देते, जैसे नीम का पेड़ हो गया, या वैसे जो वो भी अदर में आएंगे, दवाइयों वगैरह में यूज होते हैं, वो सारे पेड़ अदर प्लांट्स में सब आएंगे। अदर वो में भी आएंगे, बिल्कुल। मतलब ये चीज देखनी है हमने कि शेल्फ लाइफ इसकी मैक्सिमम 12 मंथ है और लेस देन 12 मंथ है। हाँ, और वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हो, अगर प्रोड्यूस कर रहा है 12 महीने से ज्यादा तो वो बियर प्लांट है। पॉइंट क्लियर सबको? सर हाँ जी। सर जैसे धनिए का प्लांट है या ये जो और प्लांट्स होते हैं जो 2-3 महीने में कट जाते हैं, तो सर लेकिन ये हमारी रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रहे हैं, तो जब फिर अगर हम इन्हें रेवेन्यू तो जनरेट हो रही है तो हम और फिर किन चीजों में डालते हैं इन्हें, अगर हम इन्हें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डालते हैं? नहीं देखो, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही सर, फिर इनका होगा क्या? कुछ नहीं, स्क्रैप की तरह बस। भाई हमारा मेन काम ये है तो हमारा मेन रेवेन्यू में आएगा, सेल में आएगा कि इनको उगाना बेचना, उगाना बेचना, तो हमारी मेन पीजीबीबी बिजनेस एक्टिविटी बन गई। और अगर ये है कि नहीं ये तो ऐसे ही उग गया था, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे अक्सर क्या होता है बेटे, तुलसी माता का पेड़ अक्सर वो खुद ही उग जाता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो कोई ये करने लगे कि भाई चलो तुलसी के बीज तोड़ करके हम तुलसी का रस या तुलसी के कोई प्रोडक्ट बना करके बेचने का काम करें, तो उसके लिए बन गया वो मेन एक्टिविटी, है ना। और अगर मान लिया ये है कि भाई अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुलसी का पेड़ अगर 12 महीने से ज्यादातर पत्ते दे रहा है तो उसके लिए बियर प्लांट होगा, अदरवाइज 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है तो फिर वो बियर प्लांट नहीं होगा। और बियर प्लांट होने के बाद ही AS10 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये ना हर पॉइंट पे जाकर के हमें सोचना है, उसको एनालाइज करना है, सोचना आज, हर चीज पे सोचना आज, हर चीज पे। AS10 मतलब इंडेस 16, CA फाइनल का इंडेस 16 तुम्हारा यही है। अब देख रहे हो मैं आपसे क्या करता, इंडेस बहुत आसान है, इंडेस सच में बहुत आसान है। आपने AS2 किया, उसमें एक लाइन का अंतर है बस, और इंडेस 2 बन जाएगा CA फाइनल। लेकिन वही बात है बेटे, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लास AS के, तो ऐसा ना हो कि हमारा AS से फोकस हट जाए। आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है AS10 और इंडेस, ठीक है। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे प्लांट जो 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, है ना, जो खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट के रूप में पैदा हुए, जैसे गन्ना। गन्ना बोया है किसी ने? मैंने कराया, अपने मौसी के यहाँ पे खेतों में गया हूँ, और वहां पे क्या होता है कि वो कांची बोलते हैं उसको, गन्ने की छोटी छोटी पोरिया बोलते हैं उनको, काट करके उनको दबाया जाता है। फिर उसके ऊपर वो मढ़ा बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर पे पीछे हम लोग बैठा करते थे टीलर, और वो मिट्टी दब जाया करती थी, बहुत मजे लिए हमने, खूब शैतानी की। तो ये जो चीज है, गन्ना जैसे कटा बेटे, फिर से बोना पड़ता है, फिर से बोना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, ये फसल हमारी एक साल के अंदर अंदर टूट जाती है और फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ऐसी चीजें हमारी क्या होती हैं, बियरर प्लांट नहीं बनती है, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर काम हो चुका होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब इन सब बातों को हमें लिखना है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा था ना आपसे कि AS10 में सबसे ज्यादा जो लंबी चीज है वो है एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। सर लेकिन गन्ने की जो जड़ होती है सर, वो तो 3 साल तक चलती है ना सर, क्योंकि सर वो दोबारा तो बोना नहीं पड़ता, वो दोबारा उसी में से फूट जाता है। अच्छा मुझे जानकारी नहीं भाई, मुझे तो यही जानकारी है कि वो जो है वो कांची बोलते हैं उनको, उनको पोरियो को तोड़ तोड़ के, वो इतनी लंबी कुदाल सी हुई रहती थी, हम भी फटाफट काट काट के और डाला करते थे और हाँ बोया सर वो करते तो थे। है, लेकिन वो जो है ना, तीन तीन साल तक चल जाती है सर। अब अच्छा जैसे एक बार गन्ना काट लिया तो फिर दोबारा उसको बोएंगे नहीं, वो उसी में से पानी वानी नाल नाल के उसमें से अच्छा, चलो जी। आओ बेटा, बियरर प्लांट किसको कहते हैं, तरह इनको लिख लिया। बियरर प्लांट होने का मतलब पहले बताओ, AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा? सब बच्चे बताएंगे लगेगा कि नहीं लगेगा। 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 तो बियर प्लांट कहते किसे, पहले तो ब्रैकेट में लिख लो, AS10 लगेगा। बेटा माइक बंद रखो, जब डिस्कशन हो तब ऑन करेंगे। AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बियर प्लांट कहते किसे, लिखिए। These are the plants, these are the plants which are
held, which are held किस चीज के लिए बेटा, ये कंडीशन से ध्यान रखना, ये वाले प्लांट्स हैं जिनको हेल्ड किया जाता है किस चीज के लिए, फॉर एग्रीकल्चरल, TURAL, एग्रीकल्चरल पर्पज, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए, एंड फॉर, और उनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स, और भाई 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए उनको हेल्ड किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। एंड बहुत ही रेयर चांस होते हैं रिमोट, इसको बेटे स्टडी मेट में इसको किस तरह से लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, रिमोट वर्ड से, बहुत ही कम चांस होते हैं, लाइटली, उसको कैसे लिखा है, रिमोट, रिमोट प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब 50% से ज्यादा, प्रोबेबिलिटी भी 3 तरह की होती है, खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे बाद में AS 29 में। आइए जी, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उनको बेचने के, लिखिए, एंड हैज ए रिमोट, मतलब ना के बराबर, रिमोट चांसेस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, as an agricultural products except incidental scrap sale, incidental scrap sale। नेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, बेयरर प्लांट, जो 12 महीने से ज्यादा की लाइफ है जिनकी, उनको हेल्ड किया जाता है 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए, और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ये नहीं कि एग्रीकल्चर पर्पज के अलावा, जैसे डॉगी है, कुत्ता है, हमने फार्म हाउस में रख रखा है और वो 12 महीने से ज्यादा की लाइफ होती है, हाँ जी होती है, अक्सर मैंने सुना है, जो मैंने सुना है 12 साल की लाइफ सुनी है, पर क्या वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है, आंसर इज नो, नो। तो और जिनका रिमोट चांसेस है बेटा उनको बेचने का, मरने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद। आइए जी, तो अगला हेडिंग डालो बेटे, अब किसको बोलते हैं जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगला हेडिंग डालो बेटे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये सब बातें हमारा AS बताता है, पूरी तरह क्लियर करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किसको कहते हैं, जैसे लो आता है तो सारी चीजें बताता है ना, कि भाई इसको ये बोला जाएगा, इसको ये बोला जाएगा, और इनके बारे में लो है, ऐसे ही AS भी हमें बताता है कि भाई कल को आप लड़ने लगो, इसको बोलोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसको मना करोगे, हम बताते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लिखिए, दिस इज द मैनेजमेंट, बेटे ऑडियो वीडियो कहीं खराब हो तुरंत बोल देना, दिस इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी of the biological ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग सोचते हैं कि भाई जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ खेती ही, हम सोचते रहते हैं कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, बेटे हार्वेस्टिंग भी वहां पर उसमें इंक्लूड है, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन है ना, वहां से और मुर्गियां जनरेट होती रहती हैं, और जो चूजे हो फिर वो बड़े होकर मुर्गी बनते हैं, कुत्ता फार्म वो भी बेटे उसी उसमें आता है, अगर कुत्ता फार्म हाउस है। और क्या होता है, जैसे मतलब कोई भी ऐसा जहां पर हम लोग, जैसे मछली पालन, तो ये सब क्या है बेटे, हाँ, तो वो चीजें है ना, वो भी इस एक्टिविटी के अंदर शामिल की गई है। यानी कि अगर कहीं पर कुत्ता फार्म हाउस है तो बेटे वो आप समझ लो वहां पे एक रीजनरेशन का काम किया जा रहा है, तो दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। एनीवेज, आइए, तो दिस इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड, एक मिनट बस अभी लेता हूं, हार्वेस्ट, इतने आप सोच लो, रचे, हार्वेस्ट ऑफ
बायोलॉजिकल assets for sale or for conversion into agriculture produce or into एडिशनल, ये है मेन पॉइंट जिसकी वजह से कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी चीज हेल्ड कर रखी है किस पर्पस से, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल, इसको बल्कि मैं पूरा कैपिटल लिखता हूं, इनटू एडिशनल, मैं क्लास में हूं, कोई अर्जेंट बात, बायोलॉजिकल असेट्स, ठीक है। अगर कोई हमने हेल्ड कर रखी है चीजें कि ताकि वहां पर और भी ज्यादा बायोलॉजिकल एसेट्स तैयार हो सके, तो ऐसी चीज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है, और जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है तो उस पर AS10 नहीं लगता है, पक्का ना। आइए जरा जरा अगली बात करते हैं, एक एग्जांपल, मतलब आगे लिखूं, हटा दो इसको स्क्रीन से। आइए कुछ केसेस हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, आइए जरा लिखिए यहां पर, क्वेश्चन डिसाइड whether it is bearer plant और नोट। यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, ये हमारा क्वेश्चन, तो मैं अभी पहले लिख रहा हूं, ठीक है ना, इनके बारे में, जैसे ट्रीज ग्रोन, अभी कोई आंसर नहीं देगा, ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर, लंबर मतलब बेटे लकड़ी, टिम्बर जिसको बोलते हैं, टिम्बर लंबर, बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन भी और आंसर भी हम यहीं पे एक साथ लिखेंगे इनके बारे में। ट्रीज दोज आर cultivated to be harvested नहीं, cultivated, देखो, for both for their fruits, ऐसे पेड़ जिनको दोनों पर्पस से उगाया जा रहा है, फ्रूट्स एंड दियर लंबर, सी केस, सारे हमारे स्टडी मैट के ही हैं। तो वीडियो ब्लर हो गया, वीडियो ब्लर हो रही है अब, ठीक है। मेज एंड वेट, हाँ जी, मेज एंड व्हीट, इनके बारे में, और नेक्स्ट
डी पॉइंट। लिखिए जी, प्लांट्स नो लॉन्गर क्या होती है जो मेज लिखवाई थी आपने? यूज टू बियर। सर हेलो हाँ हाँ सर, मेज एंड वीट लिखवाई थी ना? हाँ हाँ, सर मेज क्या होती है? एक दाल होती है ना शायद। हाँ दाल। अच्छा दाल। हाँ दाल, और Yes. पल्स भी होती है दाल, सर दाल और गेहूं, गेहूं। हमारा बीट। हाँ आओ जी, प्लांट्स नो लॉन्गर यूज्ड टू बियर प्रोड्यूस्ड, टू बियर प्रोड्यूस वर sold for use as firewood। ऐसे प्लांट जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, उनको लकड़ी की तरह से, जलने वाली लकड़ी की तरह से बेचा सर जाता दाल नहीं होती, है। कौन होता है, कौन कौन, वो जो कौन? भुट्टा भुट्टा। भुट्टा, अच्छा। मेज मेज अच्छा हाँ, ये शानू बता भी रही है कि वो मक्का होता है। अच्छा बेटा, हाँ मक्का होता है। हाँ मैं भी वही कहने वाला था। आओ चलो चलो, नहीं बढ़िया हो, तुमने बता दिया। आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अब सुनो ध्यान से, इनके बारे में डिसाइड करो। और ये जो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे स्टडी मैट में लिखी हुई है। मैं आपको, आप समझ लो कि स्टडी मैट का एकदम एक प्रॉपर सीक्वेंस से मैं आपको ये चीजें करा रहा हूँ, अलोंग विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। फटाफट से बताओ बेटे। सब हमारे स्टडी मैट के एग्जांपल। एक तरफ से बताना शुरू करो, देखें जी। पहले पहले आप लोग करो, फिर मैं एक तरफ से कराऊंगा आपको, तो आप आंसर मैच करना। ये काफी बड़ा एएस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो और सबसे ज्यादा काम आने वाला एएस है। सीए फाइनल में भी एक इंडेक्स तुम्हारा अपने आप तैयार इससे, तो इसको तसल्ली से करना है जी। बोलो बेटा, एग्जाम में आप लोग क्या लिखोगे इसके बारे में? ठीक है, वो सब चीजें अलग है कि भाई। सर सिर्फ सेकंड वाला बियर और प्लांट से, बाकी सब अदर प्लांट। आ जाओ जी, मैं बात करता हूँ जी, शुरू हो जाते हैं। ट्रीज, अच्छा माइक बंद रखना, आवाज आ रही है। ट्रीज जिनको हमने नंबर की तरह एक लकड़ी के रूप में उगाया है, क्या ये, क्या इस पर AS10 लगेगा? क्वेश्चन ये है जी। आंसर इज नो। AS10 will not apply। AS10 इन पर नहीं लगेगा। लिखिए, दे आर द प्लांट्स। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, चलो अभी आनी शुरू हुई है वो भी। दे आर द प्लांट्स which are cultivated। ये ऐसे प्लांट हैं जिनको कल्टीवेट किया गया है, टू टू बी हार्वेस्टेड, टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
एक एग्रीकल्चर वाले प्रोड्यूस की तरह, प्रोडक्ट की तरह। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, ट्रीज दोज आर कल्टिवेटेड फॉर बोथ, जो दोनों के पर्पज से किए गए हैं, ठीक है ना, कह रहे दोनों पर्पज है भाई, इसका मतलब वहां पर वो लकड़ी के पर्पज से भी उगाया जा रहा है, तो इसलिए उस पर AS10 नहीं लगेगा। लेकिन सर फ्रूट के पर्पज से भी तो उगाया जा रहा है। लेकिन वहां पर रिमोट चांसेस नहीं है, वहां पर श्योर है कि हमने उसको उगाया दोनों के पर्पज से, बेचना ही बेचना है काट के, है ना। और सर वो फ्रूट जो मिलेंगे सर फिर, वो तो बात अलग है। आप ये देखो वहां पे क्या लिखा था, अगर रिमोट चांस है, रिमोट मतलब बहुत रेयर चांस है कि हम उस पेड़ को काट के बेचेंगे, है ना। यहाँ पे तो क्या है, दोनों का पर्पज है हमारा उगाने का, कि हम उस पेड़ को भी बेचेंगे जी काट के, है ना। आइए देखिए, ट्रीज दोज आर कल्टिवेटेड फॉर बोथ, कल्टिवेटेड फॉर बोथ यानी इंटेंशनली है वहां पर कि हमें उसे फ्यूचर में जाकर के काटना है पक्का, उसका पर्पज भी ये है काटने का, फ्रूट जब तक देगा देगा, फिर हम उसे काटना भी है। एक है कि भाई हमारा मेन पर्पज क्या है, फ्रूट का है, ठीक है ना, बहुत रेयर चांस है कि हम उसको काट करके बेचें। लेकिन अगर किसी की लकड़ी भी बिक जाती है और हमारा उद्देश्य क्या है, दोनों काम करना है, तो फिर तो वो हमारा मेन उद्देश्य हो गया, तो ऐसा हमारा AS10 में कवर नहीं होगा। नो नो, AS10 will not apply। क्या कहा मैंने बेटा, AS10 will not apply। since they are plants cultivated to produce agricultural product and the entity will also harvest and sell the plants as agricultural produce। और क्योंकि उस पेड़ को भी बाद में बेचा जाएगा, वो बेचेगी ही बेचेगी, कन्फर्म है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर AS10 नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य भी वहां पर ये है। आइए जी, मेज और व्हीट। तो यहाँ पे विल आल्सो के आगे क्या लिखा है बता सकते हैं, मुझे ब्लर दिख रहा है। बेटा बहुत कम आवाज आ रही है अभी भी आपकी। will also harvest and sell the plants or agriculture produce। ओके, अच्छा तुम्हें आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, कैसा हो गया अभी। आओ जी, मेज एंड व्हीट। लो जी, नो, इट इज नॉट बियरर प्लांट। बताओ बेटे क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। एज these are itself, वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक दिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हर साल ये लोग दोबारा से काम में लाए जाते हैं।
आगे चलें, आइए जी। प्लांट्स नो लॉन्गर यूज्ड। बेटा जब तक पेड़ दे रहा था तो दे रहा था, उसके बाद में अब उसको हमने हैंड कर लिया। किसके लिए? कि भाई इसको एक लकड़ी की तरह से हम बेचेंगे, आग वाली लकड़ी की तरह। मान लिया कोई आम का पेड़ ही है, जो हमने एग्जांपल ले रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लिया कोई आम का पेड़ है और जी हमने क्या किया उसका, अब उसने प्रोडक्शन देना बंद कर दिया, तो मतलब फल वल देने बंद कर दिए, तो हमने क्या किया, अब उसको कहा कि भाई चलो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हर साल जैसे हवन हुआ करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से लकड़ियां तोड़ तोड़ के बेचा करेंगे, पत्ते, है ना। तो अब मुझे बताओ AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं लगेगा सर नहीं लगेगा, क्योंकि सर अब वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा। वरुण बताओ, बोलो शानू। बोल नहीं पा रहे हो तो मैसेज तो करके बता ही सकते हो शानू। सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लिखो आंसर। लगेगा लगेगा लगेगा, यस, AS10 विल अप्लाई। क्यों लगेगा जी? बेटे इसका मेन उद्देश्य ये थोड़ा ना था, बताओ, क्या हमने इसको इसीलिए उगाया था कि इसको हम बाद में लकड़ी की तरह बेचेंगे एज ए मतलब फायरवुड? नहीं ना, सिर्फ इसलिए कि वो अब नो लॉन्गर यूज, अब वो इस काम का नहीं रहा हमारे। भाई ये तो हमारी बात शुरू से थी, एक टाइम के बाद में हर चीज बेकार हो जाती है, हर चीज की एक लाइफ होती है लिमिटेड। लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य तो ये था ना, उसको इसीलिए तो लिया गया था कि ताकि वो प्रोड्यूस दे। अब वो अगर नहीं दे पा रहा है प्रोड्यूस, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि उसको AS10 से भारी हो जाएगा, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य एज ए लकड़ी फायरवुड नहीं था कि हम उसको ऐसे बेचेंगे, उसका मेन उद्देश्य तो प्रोडक्शन ही था ना। ठीक है, लिखे। लेकिन वो अब तो किसी काम का नहीं रह गया ना हमारे लिए, तो हम उसे प्रॉपर्टी में मतलब फिक्स एसेट बना के रख के करेंगे क्या? जो फिक्स एसेट्स हमारी रिटायर हो जाती है, हम उसको नॉमिनल वैल्यू पे भी अभी भी फिक्स एसेट्स में दिखाते रहते हैं, है ना, है कि नहीं? वही काम यहाँ पर है। सर। इसका मतलब ये था कि सर सपोज करो वो कोई मतलब सर फ्रूट्स का ही पेड़ था और उसने सर वो यूज हो चुका है पूरा, अब वो फ्रूट्स नहीं दे रहा तो अब उसको बेच रहे हैं लकड़ी के लिए, यही है ना सर? बिल्कुल ठीक है जी, आइए जरा। देखो एक वर्ड लिखा था यहाँ पर, रिमोट चांसेस, है ना, रिमोट चांसेस, वो यही है कि देखो अब काम का नहीं रहा, तो हो सकता है हम उसको बेचे ही ना, हम उससे बहुत प्यार करते हैं कि भाई चलो हम तुझे काटते नहीं, तूने इतने साल फल दिए, सेंटिमेंट, हम उसको रखे रखे। तो मेरी बात समझो, अगर कोई फिक्स एसेट, कई लोगों को पता है, आपने देखा है, जो मैंने सुना है, बड़े बड़े लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे है जो पहला स्कूटर, पहली गाड़ी वो उठा करके रखी हुई है अभी भी, है ना, फर्स्ट वाली, वो उसको बेचते ही नहीं है, जबकि वो नो लॉन्गर यूज है। तो क्या वो उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन से बाहर आ गई? नहीं, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य क्या था, रेवेन्यू जनरेट करना, और 12 महीने से ज्यादा के पर्पस के लिए हेल्ड कर रखी थी। अब वो नो लॉन्गर यूज है, ठीक है ना, लेकिन नो लॉन्गर यूज होने का ये मतलब नहीं उसका उद्देश्य ये था कि उसको एज ए बेचने के लिए, एज ए स्क्रैप के लिए हमने रखा था, नहीं, उसको हम लाए किस लिए थे, मेन किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो चीज जो है अब यहीं पे हमें लिखनी है, यस, AS10 अभी भी उस पर लगेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो एक अलग चीज है, पर AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा, मेन पॉइंट ये है पहले, ठीक है, लिखिए, इंसिडेंटल स्क्रैप सेल would not restrict the plant, restrict the plant from satisfying
द डेफिनेशन ऑफ बियरर प्लांट। सिर्फ इस वजह से वो AS10 से बाहर नहीं हो जाएगा जी। बोलो जी, यहां तक सब ओके है? अभी तक हमने जो भी बातें देखी वो देखी हमने कि एप्लीकेबिलिटी की, कि भाई एप्लीकेबल है या नहीं, अभी तक हमने वो देखी। ठीक है, चले आगे, आइए अब चलते हैं जी। ठीक है, AS10 की हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग, और हमने देख लिया कि एप्लीकेबल किस पर होगा किस पर नहीं होगा। अभी है जी, सर अभी क्लास कब तक चलेगी सर? बस 15-20 मिनट और, आधा घंटा भाई और। अभी 1 घंटा और चलेगी। हाँ, ब्रेक लेके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं सर वो बात नहीं है सर, वो लॉ की क्लास लेनी है जरा। अच्छा चलो अभी बात करते सर हैं। मेरी भी टेस्ट आइए जरा, अबे आधा घंटा और बस, ठीक है ना, आओ जरा बेटे। इसके बाद में देखो, अभी तक हमने क्या बात करी, देखो जरा अभी तक हमने क्या बात की, हमने देखा, आइए जरा एक बार क्विक रिकॉल करते हैं कि AS10 जो है, AS10 उसका स्कोप क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पर लगेगा जी, सब पे लगेगा जी। ठीक है, उन पर नहीं लगेगा, बस जो हमारे यहाँ पर किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने AS19 का। और किस पर नहीं लगेगा जी, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट पे नहीं लगेगा जी, यानी बियरर प्लांट पे लगेगा। ठीक है, अभी वेस्टिंग असेट्स रहती है, ठीक है, अदर देन बियरर प्लांट पर क्या होगा, नहीं लगेगा, यानी बियरर प्लांट पे लगेगा। फिर और किस पे नहीं लगेगा जी, वेस्टिंग असेट्स पे बात करेंगे, वेस्टिंग असेट्स की। अब तो हमने कुछ नोट लिखे यहाँ पे। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब क्या होता है जी, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि उसमें मरे हुए एनिमल नहीं आएंगे, उसमें डेड प्लांट्स नहीं आएंगे। आइए जी, ऐसी ऐसी चीजें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है उन पर AS10 नहीं लगता है। ठीक है, ऐसी चीजें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उस पर AS10 लगता है। ऐसे लिविंग एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिविंग एनिमल्स की। ये बात किसके लिए बेटा, लिविंग एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिविंग एनिमल्स। अभी आप प्लांट्स की बात करो, ऐसे लिविंग एनिमल्स जो खेती में लगे हुए हैं, जैसे भैंसा या फिर बैल, क्योंकि वो खेती में काम आ रहे हैं, उन पर AS10 नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर दूसरे काम में आ रहे हैं तो उस पर AS10 लगेगा। फिर बात करते हैं बेटे प्लांट्स की। ऐसे प्लांट जो हमारे बियरर प्लांट है, सिर्फ उन पर AS10 लगेगा। बियरर प्लांट के अलावा जो दूसरे प्लांट है उस पर AS10 नहीं लगेगा। आइए जी, बियरर प्लांट कहते किसे हैं भाई, ऐसा प्लांट जो बियर करता है फल वगैरह को, कुछ चीज को बियर करता है और 12 महीने से ज्यादा तक उसकी लाइफ होती है, 12 महीने से ज्यादा तक। बहुत रेयर चांस होते हैं, रिमोट चांसेस, कि भाई उसको एज ए इंसिडेंटल स्क्रैप बेचा जाए। ठीक है, तो ऐसी असेट्स हमारी क्या होती है, बियरर प्लांट होती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसको कहते हैं जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मान लिया कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हो या फिर हार्वेस्ट कर रहे हो, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है ना, और साथ में अगर हम कोई और एडिशनल बायोलॉजिकल असेट्स बन रही है पुरानी बायोलॉजिकल असेट्स से, जैसे आपको मैंने बताया मत्स्य पालन, मछली पालन, एक मछली से दूसरी मछली का जन्म, जैसे हमने बताया मुर्गी पालन, एक मुर्गी से फिर दूसरी नई जनरेशन का जन्म। अगर हमने मुर्गियों को इसलिए हेल्प कर रखा है कि नई मुर्गियां जनरेट होंगी, अगर हमने इसलिए कुत्ता फार्म हाउस में कुत्ते जनरेट कर रहे हैं कि जिससे कि नेक्स्ट जनरेट होगी, तो वहां पर ये जो चीजें चल रही हैं रिप्रोडक्शन की, ये चीज क्या है हमारा, ये भी हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल है। तो ऐसी चीजें हमारी, उन पर AS10 नहीं लगेगा। हाँ, अगर हमने किसी और पर्पज से कुत्तों को या गाय भैंस बकरी जो भी है उनको हेल्प कर रखा है तो वो उन पर AS10 लगेगा। आइए जरा क्वेश्चन डिसाइड कीजिए कि जैसे ट्रीज है, ट्रीज हमने उगाए किसके लिए, लकड़ी के लिए, तो उनका तो उद्देश्य ही कट जाना था, वो खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट है, इसलिए उस पर AS10 नहीं है, नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो तो खुद अपने आप में प्रोड्यूस है। ट्रीज जिनको हमने हेल्ड कर रखा है, 2000 कल्टीवेटेड फॉर बोथ, जिनका दोनों पर्पज है, कट जाना भी मेन उद्देश्य है, अब मेन उद्देश्य में आ गया तो यानी कि वो तो उगाए ही काटने के लिए थे, यानी कि उस पर भी AS10 नहीं लगेगा।
यहाँ पर मेज और व्हीट ये खुद अपने आप में प्रोड्यूस होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर खुद कट जाते हैं, है ना। तो ये भी इन पर भी AS10 नहीं लगेगा। ऐसे प्लांट जिन पर पहले AS10 लग रहा था, वो प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको हेल्ड कर रखा था हमने प्रोडक्शन के पर्पज से, 12 महीने से ज्यादा की लाइफ थी, लेकिन बाद में वो बेचारे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन पर AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि मेन उद्देश्य उनका हमने कट जाना नहीं रखा हुआ है, उनका मेन उद्देश्य बेटे प्रोडक्शन था। लकड़ी वगैरह के लिए फायरवुड की तरह से हमने उसको हेल्ड कर रखा है। क्यों हेल्ड कर रखा है? क्योंकि भाई और कोई रास्ता नहीं बचा, अब वो इसी काम आएगा। लेकिन AS10 में मेन उद्देश्य उनका क्या था? प्रोडक्शन करना था। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक पॉइंट बचा है हमारा, कौन सा? वेस्टिंग असेट्स। कौन सा बचा है बेटा? वेस्टिंग असेट्स। आइए जरा वेस्टिंग असेट्स की बात करते हैं, तो ताकि हमारी एप्लीकेबिलिटी हमारी पूरी हो जाएगी। लो बेटा, सेकंड पॉइंट जो है हमारा, कहां पर से सर, कहां से? ये जो हमने एप्लीकेबिलिटी में लिखा था ना, ये एक तो बायोलॉजिकल असेट्स में लिविंग एनिमल्स और दूसरा क्या? प्लांट्स। अब आइए जरा नोट डालिए। बायोलॉजिकल असेट्स में दूसरा है हमारा, अच्छा सॉरी, बायोलॉजिकल असेट्स है नंबर 1, ठीक है ना, और दूसरा क्या है हमारा? वेस्टिंग असेट्स। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर तो हमने कर लिया, इसकी तो हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टिंग असेट्स की। कि AS10 नहीं लगेगा बायोलॉजिकल असेट्स पर अदर देन बियर प्लांट, हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं AS10 नहीं लगेगा किस पर? वेस्टिंग असेट्स पर भी AS10 नहीं लगेगा। पहले लिख लो एक बार, AS10 नोट अप्लाई। यहां पर भी लिखो AS10 नोट अप्लाई, और यहां पर लिख लो बट ऑन बियरर प्लांट अप्लाइज। ये लिख लिया हमने पहले वाले पॉइंट के साथ, और अब हम लिख रहे हैं दूसरे पॉइंट के साथ में। दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, वेस्टिंग असेट्स किसको कहते हैं जी? जिस पर AS10 नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। शुरू करें, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। AS10 नहीं लगेगा जी, वेस्टिंग असेट्स पे नहीं लगेगा। क्या है जी वेस्टिंग असेट्स? ऐसी नेचुरल असेट्स जो वेस्ट हो जाती है, जो दोबारा से जनरेट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा ओरली, और फिर मैं इसको लिखाऊंगा, चाहे मैं कल लिखना पड़े। आज हमारा डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एप्लीकेबिलिटी का काम पूरा हो जाएगा। फिर बेटे ऐसी वेस्टिंग असेट्स, वेस्टिंग असेट्स, वेस्टिंग असेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो दोबारा पैदा नहीं होते। जैसे आप देखोगे, अगर मान लिया कहीं पे, जैसे क्या है, तेल का कुआं निकल आया कहीं पे, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? जैसे समुद्र वगैरह है, समुद्र वगैरह में R&D करते रहते हैं, देखते रहते हैं डिग करके किस जगह पर तेल निकल रहा है। कई जगह आज भी खुदा मतलब खुदाई का काम चलता रहता है, कि देखें यहाँ पे कोयला है क्या, देखें यहाँ पे वो है क्या, बहुत गहरे गहरे तक चले जाते हैं। तो ये इस पर जो खर्चा किया जाता है, ध्यान से, तो बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेंस हमने किया है उसको हम क्या माने। एक पहले कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था AS8, वो बहुत पहले हट चुका था, तब तो हम भी सीए करने के लिए सोची भी नहीं होगी AS8, लेकिन आज भी बातें होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों हट चुका था? क्योंकि वो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जा चुका है। रिसर्च करते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक होती है रिसर्च और एक होती है सर्च। रिसर्च मतलब, जैसे अभी शादी हो गया, बेबी नहीं हुआ, तो रिसर्च चल रही है। अब बेबी हो गया लेकिन बेबी खो गया है, तो उसकी क्या चल रही है? सर्च चल रही है। आप मेरी बात समझिए, जो चीज है नहीं वो क्या है बेटा? रिसर्च। और जो चीज है और खो गई है वो क्या है? सर्च।
तो रिसर्च, अब जैसे कोरोना की दवाई का एग्जांपल ले लो, पिछले साल तक का, पिछले साल तक का अगर मैं बात करूं, कोरोना की दवाई नहीं आई थी, सब दुबक के बैठे हुए थे, उस पे जो जितना भी खर्चा किया जा रहा था वो सब क्या, वो खर्चा क्या था, रिसर्च, क्या, रिसर्च। और जब दवाई बन गई, फॉर्मूला, हाँ भाई बच गए भाई, इसमें एक्यूरेसी आ गई, थर्ड वाले वो टेस्ट भी पास हो गया, 3 टेस्ट होते हैं ना इसके, जो मेरी जानकारी है, 3 ट्रायल होते हैं, उसके बाद में जाकर के कोई दवाई सक्सेसफुल मानी जाती है। तो अब जाके मान लिया अगर दवाई कामयाब हो गई, तो जो फॉर्मूला है जो पास हो गया बेटे, फिर उस पर क्या होता है, डेवलपमेंट, फिर उस पर बेस पर काम करते हैं। तो वेस्टिंग असेट्स में मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है उन पर अगर हम खर्च कर भी दें, जैसे डिगिंग कर करके हमने वहां पर देखा, अरे हमारे यहाँ तो तेल निकल आया, वाह वाह, अब तो हम माला माल हो जाएंगे, अब तो हम खूब तेल बेचेंगे, है ना। किसी के खेत में मान ले तेल निकल आया, तो सोचो जरा, मान ले प्रिंस की बात कर लेते हैं। पता है आपको यहाँ पे गाजियाबाद में क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था सर, पता नहीं किसके खेत में ऐसा हुआ था, बहुत शोर मचा था, मड़ी गांव के, कि सर सोना निकल हमारे आया। गांव में भी हुआ था एक बार ऐसे ही। हाँ, वो सोना निकल सर आया पता था। है किसी ने ना, मतलब कि ये होता है ना सर, वो ऊपरी चक्कर वो होता है ना, अंधविश्वास, हाँ, कि तेरे अच्छा, तेरे खेत के अंदर वो सोने का गड़ा मड़ा हुआ है। सर वहां को रात, वहां पे ना सर रात को ना बाबाओं के वो लगते थे सर, रात को पूजा पाठ होती थी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे करके सर बहुत दिनों तक। ये बात सही। तो देखो क्या होता है कि मैं बात करूं, अगर मान लिया किसी के खेत में तेल निकल आए, तेल का कुआं, मतलब कुएं में और डिगिंग होती गई और नीचे देखा तो तेल का खदान निकल आया, तो वो क्या करेगा, फिर तेल निकाल निकाल के बेचेगा, खूब बढ़िया, मजा आ गया उसके, गवर्नमेंट उसमें उससे एक्वायर कर ली है, जो भी चीज है, मतलब बहुत अच्छे पैसे उसको मिलेंगे। सोच के देखो जरा, करो फिर सारे लोग ना, काम करो, आज से शुरू कर दो, अपने अपने घर के उसमें ना एक स्टोर वाला जो है ना एरिया, वहां पर डिगिंग शुरू कर दो, क्या पता हमारी किस्मत जाग जाए। तो मेरा मतलब ये है, हो सकता है सीई करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज है, अगर मान लिया निकल आया, तो क्या हमेशा निकलता रहेगा, नहीं, एक टाइम के बाद में वो सारी चीज वहां से खत्म हो जाएगी, भले ही वो नेचुरल रिसोर्स हो, लेकिन वो एक टाइम के बाद में उस जगह से तेल निकलना बंद हो जाएगा। सर जैसे, ऐसी वो बोरिंग में भी तो होता है हाँ, बोरिंग में भी होता है, कि उसे बिल्कुल सही, डिग कराना पड़ता है, तो वो पानी निकल जाता है, फिर वहां से खत्म हो जाता है तो और डिग कराना और पड़ता है। डिग कराना पड़ता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रिंस भी इस चीज को जानता होगा। बेटे गांव में ट्वेल्व वगैरह होती है, तो उसकी डिगिंग होती है ना, कहीं पे 80 फुट में पानी होता है, जैसे गाजियाबाद में यहाँ पे 120 फुट में पानी है ना, कई जगह पे ऐसे से होता है, तो फिर वो और ज्यादा नीचे गहराई तक लेके जाना पड़ता है। नाउ कम टू द पॉइंट, इसी तरह से बेटे खोदते खोदते कई जगह पे तेल निकल गया या कोयला निकल गया, है ना, तो क्या होगा, हमेशा थोड़ा ना वहां पे कोयला निकलता रहेगा, हमेशा थोड़ा ना वहां पे तेल निकलता रहेगा, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी वो जगह। फिर क्या होगा, फिर उसको भर के छोड़ दिया जाएगा, फिर नेचुरल रूप से कल को पता नहीं कितनी टाइम के बाद में, बहुत अगली 2-3 पीढ़ी के बाद में फिर से वहां पे वो चीज शायद जनरेट हो जाए, शायद। बट फॉर द टाइम बिंग यही मानेंगे कि भाई नॉन रीजनरेटिव, क्या बोलेंगे, हमारे स्टडी मेट में वर्ड है एएस 10 के अंदर, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू वेस्टिंग रिसोर्स। ये रिसोर्स वो है जो नेचुरल रूप के नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन वो वेस्ट हो जाते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते हैं वहां पर। तो ऐसी असेट्स अगर हमारी है, तो वो क्या होती है, हमारी वेस्टिंग असेट्स, और इस पर AS10 नहीं लगता है, ठीक है। आइए जरा, जैसे मिनरल ऑयल हुआ, नेचुरल गैसेस हुए, ऑर्स वगैरह हुए, तो ये सब क्या है, जो डिगिंग करके जो चीजें लेके आते हैं ना, एक टाइम के बाद में वहां पर क्या है, वो खत्म हो जाना है, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे इसे, अगली क्लास में लिखेंगे इसको, सिस्टमेटिकली लिखेंगे अच्छे से, और फिर से ये बातें करेंगे, और इसके बाद में हमारा एएस आगे बढ़ जाएगा। AS10 में हमें अगली क्लास से हम लोग आएंगे, किसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, और उसको कब रिकॉग्नाइज किया जाता है बुक्स में, ठीक है ना। मेन पॉइंट है कि किसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसको किस पर लगता है AS10। हमने एक मेन पॉइंट आज किया है, AS10 किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है। अगली क्लास में मैं वेस्टिंग असेट्स के बारे में लिखा करके फिर बात करूंगा आगे कि किसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और कब उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है। नोट ऑलवेज, ध्यान रखना, हमेशा नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है जी।
तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।